यस सर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पेपर 4 सितंबर 2024, इसके हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है, तो दूसरा करना है। ये क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को कहे थे देख के आने को ना, तो देखे थे क्या? वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो अज्ञानता के पीछे व्यक्ति रहता है, ये काल्पनिक स्थिति है जॉन रॉल्स का। थ्री ऑफ, इनकी बुक का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ जस्टिस है क्या? जी सर। और टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी बुक है? ये तो जॉन जॉन लॉक। लॉक की है, ठीक। हाँ, और ये स्वतंत्रतावाद, लिबर्टेरियनिज्म, ये हो जाता है, हम लोगों ने देखा था, ये रॉबर्ट नॉजिक का। और अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ये रोनाल्ड टर्किंस का। तो ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स, ये क्या है इसमें? देखिए इसमें ये है ना कि रोनाल्ड डॉर्किंस कहते हैं, इनकी एक बुक, यही बुक है मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, 1985 पब्लिश हुई थी। तो इस बुक में इन्होंने कहते हैं, ये कहते हैं कि जब न्यायाधीश किसी केस का निर्णय करते हैं, अपना जजमेंट देते हैं, तो उन्हें केवल कानून को नहीं देखना चाहिए, बल्कि न्याय, समानता और अधिकार जैसे नैतिक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग जो न्याय है, जॉन रॉल्स के, सॉरी डर्किन के, जस्टिस इज इक्वल टू, चाहे तो आप लिख लीजिए, जस्टिस इज इक्वल टू कानून प्लस नैतिकता, कानून प्लस नैतिकता, एथिक्स, है ना। और इनकी इनकी एक दो किताबें और लिख लीजिए आप। एक लिखिए सॉवरेन वर्च्यू, द थियरी ऑफ एंड प्रैक्टिसेज, लिख दें? ये लिख लेंगे, सॉवरेन वर्च्यू, द थियरी एंड प्रैक्टिसेज ऑफ इक्वालिटी, रोनाल्ड डॉर्किंस। देखिए ये डॉर्किन कहते हैं ना कि जब हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा है जो एकदम मृत्यु के कगार पे है, मतलब, और दूसरा है जो बहुत कठिन हालात में है, तो अगर हमको किसी को अगर पहले सुविधा देनी है, तो जो मृत्यु की कगार पर है उसको देना होगा। तो इनका ये है, ये कहते हैं, इनका सिद्धांत नेचुरल डिसएडवांटेज से ग्रस्त लोगों के लिए नीतियां बनाना, राजनीतिक समर्थन जुटाना, है ना। तो ये रोनाल्ड डॉर्किंस का है। और नॉजिक भी आए हैं, तो नॉजिक का आप बहुत सारी, ये कहते हैं कि ये ना स्लेवरी को, दास प्रथा को इन्होंने सही बताया, उचित बताया। ये कहते हैं यदि कोई अपने खुद से अपनी इच्छा से स्वयं को बेचता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी पुस्तकें हैं एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, एग्जामिन्ड लाइफ, द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, सोक्रेटिक पजल्स। आप चाहें तो एक बार फिर हम बोल के लिखवा दें, या आप लिख लीजिएगा तो ठीक है ना। ये इनकी बुक्स याद रखिए आप सभी। आइए, इसका फर्स्ट था। और ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, ये किसका है? सर अमोलिका सरुल गंगा। किमलिका का। हाँ, किमलिका। ये मल्टीकल्चरलिज्म से आती है ना। ये किसकी बात करती हैं? ये बात करती हैं अ, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये कहते हैं, कि अलग अलग अधिकार और संरक्षण दिए जाएं लोगों को, अलग 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 जो कल्चरल ग्रुप्स हैं। देखिए, ग्रुप डिफरेंशिएटेड थियरी राइट्स ना, तो जो अलग अलग टाइप्स के ग्रुप हैं, कल्चर हैं, उनको अलग अलग आइडेंटिटी, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर को उनको बचाया जा सके। तो किमलिका के अकॉर्डिंग सिर्फ कानून, सिर्फ समान कानून बना देना न्याय नहीं है, क्योंकि कुछ ऐतिहासिक रूप से जो डिसएडवांटेज रहे हैं उनके लिए एडिशनल राइट की जरूरत है। तो ये किमेलिका का हो जाता है। आइए, 75 भी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक को अभी अभी हम लोग देखे ना। जी सर।
डी होगा इनकी। ये हाँ, रॉबर्ट नाजिक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इनका जो बुक है, तो है इसमें, हाँ है। और ये देखिए, एक यहाँ पे देख लीजिए, जो कम्युनिटेरी जो समुदायवादी हैं, 3 लोगों का नाम आता है समुदायवाद में। कौन-कौन है समुदायवाद में? एक है माइकल सैंडल, हाँ, टेलर नहीं है सर? मैकेंटायर, हाँ, टेलर भी हैं, 4 लोग हैं। देखिए, एक टेलर हैं, चार्ल्स टेलर, इनकी बुक है, क्या है? हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी, चार्ल्स टेलर की बुक। एक है हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी, एक है फिलोसफिकल पेपर्स। ठीक, ये चार्ल्स टेलर का है ना? और रॉबर्ट नाजी का हम लोग देख लीजिए, एक देख लिए माइकल सैंडल का है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, उदारवाद और न्याय की सीमाएं। ये इन्होंने जो जॉन रॉल्स की बुक है थियरी ऑफ जस्टिस, उसके अगेंस्ट में लिखा था। कौन? रॉबर्ट नाजी, कौन? माइकल सैंडल ने, है? तो ये किताब इन्होंने रॉल्स की पुस्तक जो है थियरी ऑफ जस्टिस के को उन्होंने टारगेट किया था ना, मतलब उसका विरोध किया था। एक है मैकेंटायर यहाँ पे नहीं है, उनकी बुक है आफ्टर वर्च्यू, सद्गुण के अनुरूप, सब आफ्टर वर्च्यू, सद्गुण के बाद। मैकेंटायर का आफ्टर वर्च्यू याद रखिए, कहीं ये एक बार यूपीएससी में आया था, मैकेंटायर का आफ्टर वर्च्यू, है ना? इनकी एक पुस्तक और है, किसका न्याय कौन सी तर्क संगति, मैकेंटायर का, किसका न्याय कौन सी तर्क संगति। और मैकेंटायर, माइकल सैंडल, कोई एक बच रहा है क्या? हाँ, टेलर भी हो गए, टेलर भी हाँ, हैं। वो हाँ, सैंडल का बुक का नाम क्या है? माइकल सैंडल का। ये तो लिखा तो है, लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस। ठीक, चार्ल्स टेलर का एक और है, सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, आत्मरूप के मूल स्रोत, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। हम्म, इसमें सर एक दो नाम और आ जाते हैं, जैसे हन्ना ऑरेंट हैं और माइकल हाँ, वॉल्जर, इनके नाम भी समुदायवाद में ही आते हैं। हाँ, सेंडल, वाल्जर, इनके जो आदर्श रहे हैं वो हीगल, ग्रीन रहे हैं समुदायवादियों के, है ना? जी सर। इनके समुदाय का मतलब है कि परिवार, विद्यालय, चर्च, पास पड़ोस एवं राष्ट्र, मतलब सबको मिला के, ये किसी को छोड़ते नहीं। जो जैसे उपयोगितावाद में मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम गुड की बात होती थी, यहाँ पे कहते थे नहीं, सबकी बात होनी चाहिए। तो चलिए, ये फोर्थ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 76। हु स्टेट्स द फॉलोइंग, morality, religion, metaphysics, and all the rest of ideology, as well as the forms of consciousness corresponding to these, thus no longer retain the semblance of independence। देखिए क्या कह रहे हैं, नैतिकता, धर्म, तत्वमीमांसा एवं अन्य सभी विचारधाराओं के साथ साथ इनसे संबंध चेतना के रूप में, अतः अतएव स्वतंत्रता की अनुरूपता को अब और अधिक समय तक नहीं बनाए रखते हैं। ये किसका होगा? कार्ल मार्क्स का सर। हाँ, ये कार्ल मार्क्स होगा, बहुत बढ़िया। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो नैतिकता, मोरालिटी, रिलीजन, मेटाफिजिक्स और अन्य सभी विचारधाराएं एक्चुअली में ये इकोनॉमिक बेसिस से प्रभावित होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, ये भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं ना। तो इनका ये है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स के विचार। तो इसी को मार्क्स, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म से ये सारी चीजें आती हैं, है ना? तो यहाँ मार्क्स लगाइए। आइए, the passage from the state of nature civil state produces a very remarkable change in man, whose statement is this?
इसका यह कथन है, नैतिक नैसर्गिक स्थिति में सिविल स्टेट का मार्ग मानव में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है। रूसो होंगे क्या सर? हाँ, ये रूसो है ना, यहाँ पे आंसर रूसो होंगे। रूसो की बुक है द सोशल, नहीं ये बुक किसकी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो रूसो की की। है रूसो की सर। हाँ, इस बुक में रूसो बताते हैं कि जब मनुष्य प्राकृतिक स्थिति से सिविल स्टेट यानी नागरिक अवस्था में सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करता है, जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका हो जाता है तो सोशल हो जाता है, तो उसके अंदर परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन आता है? तो मनुष्य नैतिक बन जाता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है, और स्वतंत्रता का नया रूप मिल जाता है, सामाजिक कर्तव्य विकसित होने लगता है। तो यही लिखा है कि नैसर्गिक स्थिति से जब वो अपनी मूल अवस्था में था, फिर सिविल स्टेट का मतलब नागरिक अवस्था में आया, है ना, जब नागरिक बना तब का मार्ग मानव में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है। कैसे परिवर्तन? तब मनुष्य नैतिक हो जाता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो आंसर रूसो होगा। इसी से रिलेटेड ये देखिए क्वेश्चन विच है ऑफ, कि वो फिर हाँ एक में ऐसा पहुंच जाता है कि फिर वो वापस नेचर वाले में नहीं आ सकता, क्योंकि यही बहुत बड़ा हाँ हाँ परिवर्तन होता है और इसके बाद वो हाँ, स्टेट पे नहीं आ पाता। ये शायद लास्ट पेपर में हमने किया था। ये आया था कि मनुष्य, हाँ, रूसो के अकॉर्डिंग ना, कि अपनी वो मूल स्थिति में क्यों नहीं लौट सकता, तो सामान्य इच्छा से प्रतिबद्ध है, इसलिए ना, ऐसा आंसर था ना। जी जी जी। हम्म। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट द मोरल स्टेटमेंट एंड फिलोसफर्स? कौन से कथन नैतिक पद्धतियों और दार्शनिकों के बारे में गलत हैं? गलत बताना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द मोरल एब्सोल्यूटिस्ट आर आल्सो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। कह रहा है कि बहुत अधिकांश निरपेक्षतावादी, एब्सोल्यूटिस्ट मतलब निरपेक्षतावादी, परिणामवादी हैं। तो जो निरपेक्ष होते हैं वो परिणाम की आशा करते हैं क्या? नो सर। नि- नहीं हाँ, सर। तो पहला तो निरपेक्षवादी कौन है? तो एग्जाम्पल याद है? सर बेंथम। ना ना ना, कैटेगरिकल इंपरेटिव किसका है? कांट एब्सोल्यूट कांट सर। है ना। हाँ, कांट, ये परिणामवादी नहीं हो सकते। कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि इट इम्पॉसिबल टू कंसीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड और इवन आउट ऑफ इट दैट कैन बी कॉल्ड गुड विदाउट क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट अ गुडविल। कहते हैं कि इस विश्व में या इसके बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे बिना किसी शर्त के शुभ कहा जा सके, सिवाय शुभ संकल्प के, ओनली गुडविल के, केवल गुडविल ही है। तो किसी को हम शुभ नहीं कह सकते, कॉन्सिक्वेंट की बात नहीं करते, केवल वो कैटेगरिकल इंपरेटिव की बात करते हैं, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है ना इनका। तो ये कांट हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, तो ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट नहीं है, परिणामवादी नहीं है। परिणामवादी कौन है? वो उपयोगितावादी हैं, सुखवादी हैं, जिससे कुछ हमें आउटकम मिले, परिणाम मिले। तो ये बिल्कुल गलत है पहला। देखिए, एब्सोल्यूटिस्ट बिलीव दैट, निरपेक्षतावादी यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं किसमें? दैट सम एक्शन आर इंस्ट्रिक्टली रॉन्ग और राइट, कि कुछ कृत्य बाह्य तौर पर गलत या सही हैं। देखिए, ये इंस्टिंक्टली है ना, इसका मतलब होता है बाह्य तौर पर। तो एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं कि कोई कर्म अपने आप में सही या गलत होता है, बाह्य तौर पर नहीं होता। बाह्य तौर का मतलब हो गया परिणाम की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है, कॉन्सिक्वेंट की बात हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो एब्सोल्यूटिस्ट होंगे, निरपेक्ष यानी कैटेगरिकल इंपरेटिव में क्या होता है, कोई चीज अपने आप में सही या गलत होती है, उस बाह्य रूप से नहीं। क्यों? तो दूसरा भी गलत हो जाएगा ना। चलिए, तीसरा क्या है? जेरमी बेंथम वाज वन ऑफ द मोरल एब्सोल्यूटिस्ट। जेरमी बेंथम एक एक नैतिक निरपेक्षतावादी था, हाँ या नहीं? ना सर। हाँ, नहीं जेरमी सर। बेंथम सुखवादी था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जेरमी बेंथम वाज अपोज टू मोरल एब्सोल्यूटिज्म।
अपोज मतलब विरोध किया, जर्मी बेंथम ने निरपेक्षतावाद का विरोध किया। ये सही है, बाकी 1 2 3 गलत है, तो आंसर लगाइए फर्स्ट ना। जी सर। वो कौन कहता है कि मनुष्य का अगर थोड़ा सा भी अगर उसको लाभ ना हो तो अपनी कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली भी नहीं हिलाता? ऐसा कोई स्टेटमेंट है ना? हाँ, बेंथम का ही है। बेंथम कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वप्न भी मत देखो कि मनुष्य तुम्हारे लिए अपनी कनिष्ठ यानी कानी वाली जिसको हम बोलते हैं कनिष्ठ उंगली भी हिलाएगा जब तक उसमें अपना स्वार्थ ना हो। ड्रीम नॉट दैट मैन विल मूव देयर लिटिल फिंगर टू सर्व यू अनलेस देयर ओन एडवांटेज इन सो डूइंग बी ऑब्वियस टू देम। तो ये कहता है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ उसमें रहता है ना, कि हमारा ये लाभ होगा ऐसा। तो ये गलत, ये सही है, बाकी 3 गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पहला हो जाएगा इंडियन इंग्लिश। सर ये 1 मिनट, जो ऑप्शन बी है इसके बारे में जरा ये बता सकते हैं क्या कि जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं क्या ये इंट्रिंसिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं क्या, इस तरह से कुछ इसका मतलब? यहाँ पे ना ये अनस, जैसे ए है, इसका अपोजिट क्या होता है? ये इस शब्द का एक्सट्रिंसिकली है ना, एक होता है इंट्रिंसिकली जो, हाँ ये जो सर देखिए ये एक्चुअली में ये एक्सटर्नल वाला है और एक होता है इंटरनल। तो एब्सोल्यूटिस्ट जो हैं निरपेक्षतावादी वो कहते हैं कोई कार्य अपने आप में सही है गलत है ये बात होती है, और जो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होंगे, जो परिणामवादी होंगे, वो कहेंगे कि वो किसी बाह्य चीज पर डिपेंड करता है। जैसे बेंथम और ये मिल, ये इनका ये है ना। जी जी। एब्सोल्यूटिस्ट तो हाँ हाँ, ये एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है निरपेक्षवादी। निरपेक्ष यानी किसी की अपेक्षा किए बगैर। और जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाह्य से अपेक्षित होता है कि वो सही है या गलत है, तो जो निरपेक्ष है वो सापेक्ष कैसे हो पाएगा? तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूट मतलब बिना किसी की अपेक्षा के, एब्सोल्यूट इंटरनल। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये एक्सटर्नल होता है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट है। कहने का मतलब है कि हाँ निरपेक्ष मतलब किसी की अपेक्षा किए बिना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बाह्य जगत पे या बाह्य चीजों पे डिपेंडेंट होता है कि वो सही हो या गलत। तो कहने का मतलब है कि वो जब निरपेक्ष है तो वो सापेक्ष कैसे हो जाएगा, ये बात है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अनस यही पूछना चाह रहे थे या फिर कुछ और हो तो बोलिए। नहीं सर यही चाहिए था एक्चुअली, थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन ही हो रही थी ना कि सेकंड वाले पे कि एब्सोल्यूटिस्ट बिलीव इन एक्सटेंसिक, तो फिर क्या ये इंट्रिंसिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं, जस्ट इस पे पूछ रहा था। हाँ, ये इंटरनल की बात करते हैं, एक्सटर्नल की नहीं। एब्सोल्यूटिस्ट जो बोलते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। जी जी जी, अंडरस्टैंड। ठीक, थैंक सर यू। हाँ, सर जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी से ये इंट्रिंसिकली कैसे होगा? वो इसलिए होगा कि वो अपने आप में सही है गलत है ना। हाँ हाँ सर। ये एक्चुअली में एक कॉन्सिक्वेंट की बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, मतलब कुछ हमें कॉन्सिक्वेंट मिलेगा, परिणाम मिलेगा तब की बात है। यस सर, यस सर। आइए हिंदी में भी देखिए, ये सही है। ये कौन करेगा? विच फैल्सी कमिटेड इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म? कौन सी फैल्सी है? नो डॉग्स बार्क। तो ठीक है, ये माफ कर दी जाए। हाँ, ये सर हो जाएगा, रुकिए हम करते। डॉग है, बार्क है, ये इसको यस हो गया, ये पी हो गया। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे भी यहाँ फ्रेंडली है, यहाँ फ्रेंडली है, ये दोनों क्या हो गया? मिडिल टर्म हो गया। यहाँ पे एम लिख देते हैं, मिडिल टर्म हो गया। ये देखिए डॉग ऐसा है तो ऊपर यहाँ ऐसा है तो यस लिख दीजिए, यहाँ यस लिख दिया। बार्क है तो बार्क यहाँ पे हम पी लिख दीजिए। अब देखिए अब देखिए क्या है कि कंक्लूजन में एस एंड पी बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों व्याप्त हैं। तो प्रेमिस में आधार वाक्य में देखिए जरा, तो यह तो देखिए मिडिल टर्म तो एक बार डिस्ट्रीब्यूट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एस डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ एस डिस्ट्रीब्यूट नहीं है फर्स्ट प्रेमिसेज में, फर्स्ट आधार वाक्य में, फर्स्ट प्रेमिस में
एस डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, डॉग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? मेजर टर्म है कि माइनर? इलिसिटी मेजर है माइनर, ना? हाँ माइनर है तो माइनर लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। कौन सा है? 3 सर। इलिसिटी माइनर। हाँ तीसरा है। अच्छा सुनिए, इसका तीसरा है, लेकिन आप चाहे तो इसका आंसर देखिएगा ना, इस पेपर में इन्होंने बहुत गलत आंसर दिए हैं। इसका हमें लगता है दूसरा आंसर दिया गया है, ठीक है, बट ये गलत है, इसमें कई सारे आंसर गलत हैं। अभी हम लोग कल देख रहे थे, अदृष्ट को इन्होंने मिला दिया, नहीं अपूर्व को मिला, अदृष्ट को किससे मिला दिया था? मीमांसा से। मीमांसा से। हाँ तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा है, क्योंकि ये सर सिंगल एक इसमें एक जगह और कैंसिल आंसर हुआ। हो सकता है। हाँ ये आप फुल टर्म वाला। नहीं सर, एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा, क्योंकि एक देखिए सर, अंशव्यापी है, एक सर्वव्यापी है। निष्कर्ष जब अंशव्यापी सर्वव्यापी होता है तो अंशव्यापी ही आता है, लेकिन सर्वव्यापी निष्कर्ष मिला दिया है। नहीं नहीं, इससे तो कुछ नहीं। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं ऐसा ही होता है, एक अंशव्यापी है तो निष्कर्ष अंशव्यापी आएगा, वो भी निगेटिव में। पक्का? हाँ सर, मतलब सत्तात्मक दोष जो होता है वो क्या हो कहता है, वही तो कहता है कि अगर जो यूनिवर्सल हो, पार्टिकुलर हो, तो निष्कर्ष पार्टिकुलर ही आना चाहिए। ये एग्जिस्टेंशियल फैलेसी तब होती है ना, जब किसी न्याय वाक्य में दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों, किंतु इसका निष्कर्ष अंशव्यापी हो, तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये होना No एग्जिस्टेंशियल particular फैलेसी। conclusion can be drawn from two universal premises. This would हाँ be दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों, यूनिवर्सल हों, तब यहाँ तो दोनों है ही नहीं, क्यों? ओके सर, ओके सर। और यही ना, आप चाहे तो सर की बुक, आदरणीय गुरुदेव अविनाश तिवारी सर की बुक, पेज नंबर 159 पे एक बार देख लीजिए। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे इस बार एक दो क्वेश्चन से मान लीजिए किसी का रह रहा है नेट पीएचडी या जेआरएफ, और उसमें एक क्वेश्चन वो हुआ हो जो ड्रॉप होना चाहिए था, और उसकी जब आंसर की आई है बाद में रिवाइज्ड आंसर की, तो फिर क्या उसके नंबर मिले होंगे? एक्स्ट्रा नंबर हाँ, नहीं मिले हैं। हाँ वो तो देखिए, अगर मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो किसी को नहीं मिलेंगे। जी सर, पर सर ये तो गलत है ना। हाँ ये तो हम्म बहुत कुछ। सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर थर्ड लगाते हैं हम लोग, और इन्होंने दिया है सेकंड, चेक करिएगा एक बार आप लोग खुद भी ना। जैसे सर वो जो ठीक। क्वेश्चन आया था लॉजिक वाला, उसमें दो आंसर थे सेम टू सेम, हाँ तो उसको ड्रॉप होना हाँ चाहिए था कैसे, लेकिन वो उसकी आंसर की आई है, ड्रॉप भी है शायद, लेकिन उसका ग्रेस मार्क नहीं मिले। हाँ, तो किसी को नहीं मिले होंगे फिर ऐसा, वो पढ़ने वालों का नुकसान ही होता है इस तरह, जो पढ़ के गए हैं, जो नहीं पढ़ के गए हैं उनके लिए तो मतलब ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म्स इज टोटोलॉजी? कौन सा टोटोलॉजी है? तो करें या कर लेंगे, इसका सेकंड होगा। हाँ सर, हो कोई जाएगा ये। कोई है जो ना कर पाए तो बताइए, करके दिखा दें जल्दी से। आप सर तो जो बच्चा टेबल बना लीजिए। क्वांटिफिकेशन करता है वो नहीं हाँ कर पाएगा क्या? तो टेबल बना लीजिएगा, और जिसमें सब ट्रू आ जाए वो टोटोलॉजी होता है। जैसे पी इम्प्लाइज क्यू, पी इसको टी टी एफ एफ कर लीजिए, यहाँ होता है टी एफ, सर है सर ना? रुकिए रुकिए रुकिए, पी कंजक्शन पी है, आप पी क्यू क्यों ले इसका रहे हम हैं? बनाए हैं, नहीं हम इसका तीसरे का बनाए हैं। हम दिखाना ये चाह रहे थे कि टोटोलॉजी नहीं है, ये क्या है? टोटोलॉजी नहीं है तो क्या है? कॉन्टिजेंट है ना, क्योंकि ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहा है ना, जिसमें सभी के सभी ट्रू आ जाए वो टोटोलॉजी होता है। फिलहाल आंसर सेकंड, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बोलिएगा। ठीक। यस सर। आइए, बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल, अच्छा ट्रूथ टेबल का यूज करिए। फॉर टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स आर वैलिड। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप सत्यता सारणी का प्रयोग करिए और युक्तियों की वैधता की परीक्षा कीजिए, पता लगाइए कि कौन सी युक्ति वैध है।
है ना, वैलिड बताना है, वैलिड कौन कौन सी है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, आप में से कोई किसी को ना आता रहे ना तो पूछ लिया करिए, ऐसा नहीं कि 4 लोगों को आ रहा है तो एकदम बेशक पूछ सकते हैं, है ना। ये सर एक बार कर दीजिए। सर इसको ये एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ये बताए। इसका आंसर लगाइए दूसरा और तीसरा। थर्ड बता दीजिए सर करके। थर्ड है वैलिड ही नहीं है तो क्यों बता दें। अच्छा थर्ड वैलिड है, कैसे, ट्रुथ टेबल से करें या फिर 19 रूल से? ट्रुथ टेबल से। हम्म, एक नहीं ट्रुथ हो टेबल जाएगा। से करिए, एक रूल से करिए। देखिए यहाँ जिससे पे तो सर इजी आपका होता है। सिंप्लीफिकेशन हो गया है, सीधा सीधा ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है, तो ये आ गया ना पी। और यहाँ पे सेकंड वाले में आप क्या करिए, जो सेकंड प्रेमिस है इसमें आप एडिशन क्यू करिए, एडिशन क्यू करिए। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड में आप क्या लगाइए, पी क्यू क्यू, हाँ लगाइए सी डी, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। जब कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लगाएंगे तो ये आपको सीधे सीधी मिल जाएगा, है ना। तो ये भी है टोटोलॉजी, पहला और चौथा नहीं है। आप कहिए तो ट्रुथ टेबल से करें, बताइए कौन सा करें। फोर्थ। सर इसमें डी नहीं होगा क्या? जी सर उससे डी, करिए आप, ट्रुथ टेबल से। डी नहीं होगा। डी जो ये रूल होता है डिडक्टिव सिलोजिज्म का, वैकल्पिक न्याय वाक्य का, पी वेज क्यू, निगेशन पी, देयरफॉर क्यू, ऐसे होता है ना। यस जी सर। जी। हाँ इसलिए डी नहीं होगा। अब ट्रुथ टेबल से करना हो तो बताइए कौन सा करें, ना करना हो तो भी बताइए। सर ई लास्ट को बता दीजिए। लास्ट, लास्ट को ट्रुथ टेबल से करें। हाँ। ओके ओके करते हैं। हम्म, एक सेकंड तो P22, हाँ 322 पे है ये रूल्स सारे ना। देखिए ये कर लेते हैं, तो P हो जाएगा Q, यहाँ पे लिखिए T T F F, ओके यहाँ पे लिखिए T F T F, ठीक है। अब आते हैं P वेज Q पे, P वेज Q, P वेज Q में क्या होता है, ट्रू 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 फॉल्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। चलिए निगेशन क्यू भी ले लीजिए, निगेशन क्यू क्या होता है, यहाँ टी एफ है, तो एफ टी एफ टी कौन सा वैलिड है। देखिए आपके पास दो आधार वाक्य हैं, पहला है दूसरा है, ये फर्स्ट प्रेमिस है और सेकंड प्रेमिस ये है, दूसरा आधार वाक्य ये है। हम ये जानते हैं कि दोनों आधार वाक्य जहां ट्रू रहे, एक दिन आकृति आप ये क्वेश्चन कल ही पूछ रही थी तो कस्तूरी बताई थी, फिर इससे सुन लीजिए उसका आंसर ना। तो हम ये जानते हैं कि दोनों आधार वाक्य ट्रू रहें तो उसका कंक्लूजन भी ट्रू हो तब वो वैलिड होता है। देखिए चलिए देखते हैं, देखिए इस फर्स्ट लाइन में देखिए दोनों आधार वाक्य, दोनों प्रेमिस क्या है, ट्रू हैं, बट कंक्लूजन फॉल्स है, तो ये अवैध हो जाएगा। तो चलिए और कहीं भी है ट्रू, देखिए सेकंड सेकंड पंक्ति में ये ट्रू ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये ट्रू ट्रू है ही नहीं और कहीं ट्रू ट्रू है ही नहीं, तो इसको आप लिखिए वैलिड। लेकिन केवल वैलिड लिख देने से काम नहीं, सॉरी इनवैलिड लिख देने से काम नहीं चल जाएगा। ये आप लिखिए कि प्रथम पंक्ति के आधार पर ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन, फर्स्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट लाइन, प्रथम पंक्ति के आधार पर क्या है, अवैध है, इनवैलिड है, ऐसे पूरा लिखना होता है। ठीक, देखिए प्रथम पंक्ति फर्स्ट, समझ गए नहीं, फर्स्ट लाइन के आधार पे। सर हाँ जो सेकंड लाइन है ना, ट्रू ट्रू ट्रू, उसको साउंड आर्गुमेंट बोलते हैं। हाँ जब तीनों प्रेमिसेस यानी दो प्रेमिस और एक कंक्लूजन, तीनों प्रोपोजिशन क्या रहे, तीनों प्रोपोजिशन, तीनों प्रतिज्ञप्तियां ट्रू रहे तो उसको साउंड बोलते हैं, ठोस प्रतिज्ञप्ति बोलते हैं। तो वो हाँ समझ आया सबको, ये इनवैलिड क्यों है प्रथम पंक्ति के आधार पे, सर कोई प्रॉब्लम? नो तो आंसर लगा प्रॉब्लम। दें बीसी। हाँ सर। हाँ देखिए जब वहां पे कोई कानून वगैरह पास होता है तो मोर देन 51% या जैसे भी बहुमत के आधार पे, हम यहाँ सर्वसम्मति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक नहीं पास करेंगे ना। सर्वसम्मति है कि बी को वोट दिया, सी इसको वोट दिया जाए। हाँ तो ठीक है, सबके पास यहाँ वीटो पावर है। आइए हम लोगों की संसद में बीसी नेक्स्ट। यही तो ये असली क्वेश्चन, लोकतंत्र है ना सर। हाँ
यही तो असली क्या? लोकतंत्र है। हाँ, चलो इस पूरी कायनात का बंटवारा करते हैं, तुम हमारे, बाकी सब तुम्हारा करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, नो ऑटोमोबाइल दैट इज ओवर 10 years old विल बी रिपेयर्ड इफ इट इज सेवरली डैमेज्ड। कौन करेगा इसको? कोई मोटर कार जो 10 वर्षों से में से पुरानी हो, उसकी मरम्मत की जाएगी यदि वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हो। ये अभी अभी सर सर पढ़ाए हैं पैराफ्रेजिंग कर दीजिए आप, क्या? पैराफ्रेजिंग कर दीजिए। पैराफ्रेजिंग? चलो बताओ, इसका पैराफ्रेजिंग कौन बताएगा? पैराफ्रेजिंग, गिवन एनी इंडिविजुअल, गिवन whatever। एनी इंडिविजुअल थिंग्स वॉट एवर। ऐसे ऐसे किया जाता है ना, पूरा हाँ करना हाँ है कि ऐसे शॉर्टकट में बताएं बिना किए? सर, गिवन एनी एक्स उसी से बता हाँ, दीजिए। गिवन एनी एक्स ऐसे कर दिए। चलिए, ये ये हम जानते हैं, ये यूनिवर्सल है ना, तो इसलिए गिवन एनी एक्स। इसको जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो गिवन एनी इंडिविजुअल थिंग्स व्हाटएवर, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो चलिए क्या है, फिर आप लगाइए ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाइए। तो अब इधर पैराफ्रेजिंग करते हैं, लिखिए ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन क्या होता है, कंडीशनल होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ लिखिए इफ, देखिए इफ एक्स इज, if x is an automobile, automobile, and देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटोमोबाइल दैट इज ओवर 10 years ओल्ड। तो हम जानते हैं ये क्या है, दैट इज जो दैट से जुड़ा होता है, वो तो हम सब्जेक्ट में कंजक्शन लगा के उसको ऐड कर देते हैं, यानी एंड लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, इफ एक्स इज एन ऑटोमोबाइल एंड एक्स इज ओवर 10 years ओल्ड, एंड एक्स इज ओवर 10 years ओल्ड, ओके ठीक। देन उसके बाद क्या हुआ, देन एक्स विल बी रिपेयर्ड। अब देखिए ये इधर था ना, तो विल बी रिपेयर्ड, तो देन एक्स विल बी रिपेयर्ड। फिर है इफ इट इज सेवरली डैमेज, तो इफ एक्स इज सेवरली डैमेज, यस। ये हमने कुछ नहीं किया अभी, केवल और केवल पैराफ्रेजिंग किए है ना, डैमेज्ड। सर ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इतना क्लियर हो तो आगे बढ़े हम लोग। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर गिवन एनी एक्स हमने पहले कर लिया। फिर चलिए ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये मछला वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो देखिए इफ है एक्स इज एन ऑटोमोबाइल, तो एक्स इज एन ऑटोमोबाइल, इसका एब्रिविएशन क्या है, एक्स ए एक्स है, ए एक्स लगा दिए, गुड, वेरी गुड। एंड यानी दैट से जुड़ा है, तो एंड एक्स इज ओवर 10 years ओल्ड, एक्स इज ओवर 10 years ओल्ड, डॉट लगा के क्या करते हैं, ओ एक्स ओ एक्स कर दें। हाँ ये पेन, हाँ अब चल रही। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट था वो हो गया। आइए इफ देन, फिर आया क्या, फिर अब यहां तक हो गया, देन के लिए इंप्लाइज ना। हाँ, फिर है एक्स विल बी रिपेयर्ड, आर एक्स हाँ एक्स विल बी रिपेयर्ड, तो यहाँ पे आर एक्स, ठीक है। इफ बीच में है, फिर से एक्स विल बी रिपेयर्ड, तो यहाँ इफ लिख लीजिए, इफ। फिर क्या हो जाएगा, सेवरली डैमेज्ड, सेवरली डैमेज्ड का क्या एब्रीविएशन है, डी एक्स डी एक्स। ये इतना हो गया। अभी एक गलती हुई है, चलिए गलती क्या हुई है, जो हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव यानी ई प्रोपोजिशन का जब हम ये सिंबलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे निगेशन भी तो लगता है, क्यों, लास्ट में लगेगा और हाँ में। तो इतना क्लियर, बोलिए। हाँ सर। ये कंजक्शन किसका लगाया है इसमें, एक के बाद? एक के बाद इसलिए ना सफेद कि जैसे
ऑटोमोबाइल दैट इज ओवर 10 ईयर्स ओल्ड। तो दैट के बाद जो कुछ भी आता है उसको सब्जेक्ट में उसको हम डॉट लगा के कर लेते हैं। तो हमने पैराफ्रेजिंग भी किया था, तो लिखा था एक्स इज एन ऑटोमोबाइल एंड एक्स इज 10 ईयर्स ओल्ड, एक्स इज ओवर 10 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए एक्स इज एन ऑटोमोबाइल का एक्स हो गया और एक्स इज ओवर 10 ईयर्स ओल्ड इसका हमने ओ एक्स दिया था, तो एक्स डॉट ओ एक्स। अच्छा ठीक है। हाँ सर पर हाँ, ये नेगेशन कहाँ से ले आए आप? नेगेशन का हम कह दें नो हॉर्स इज ब्रेव, इसका बताओ। हाँ गिवन सर, ये एनी एक्स, predicate से लगेगा ना नेगेशन। तो प्रेडिकेट ही तो है आर एक्स। नहीं, आर एक्स इफ डी एक्स ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट होगा ना। हाँ लेकिन अभी अभी सर कल ही पढ़ा रहे थे इसको कि इसको हम ऐसे कर दें, देखो एक्स विल बी रिपेयर्ड इफ, प्रेडिकेट यही है, वो तो कंजक्शन लगा के मतलब ऐड कर दिया गया है, बट जब हम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, कल ही यही बात हो रही थी, याद है किसी को? सर फिर बीच में इफ है ना तो ये चेंज हो जाएगा ना, डी एक्स इम्प्लाइज। हाँ हो जाएगा, करते हैं तो हो जाएगा, तो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो एक्स गिवन एनी एक्स, फिर ब्रैकेट चाहे बड़ा वाला ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर यहाँ ए एक्स डॉट ओ एक्स, ये पहले ये है, फिर इम्प्लाइज लगाते हैं, ये वाला हाँ। इम्प्लाइज लगाते हैं, फिर इफ जब रहता है तो चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा डी एक्स और इम्प्लाइज निगेशन आर एक्स, और यही आंसर हो गया, यही है क्या? सर देखिए, हाँ जो पहले से आप नेगेशन लगाए थे ना उसको प्रेडिकेट से लगाना पड़ेगा ना। अब तो सब्जेक्ट पार्ट में लगा देते हैं आर एक्स इफ डी एक्स, इसमें प्रेडिकेट आर कौन सा पार्ट है? प्रेडिकेट पूरे स्टेटमेंट का तो इतना ही है ना, जो दिन के पहले, और उसके बाद एक्स विल बी रिपेयर्ड, ये तो प्रेडिकेट हो गया, तो ये हमने लगा दिया था प्रेडिकेट में, नहीं? और इफ की वजह से चेंज हो गया तो हमारी क्या गलती, ये किस नहीं? हाँ हाँ सर, आप भी सही है। हम भी सही हैं, यादवाद याद ये तो याद सही है ही, इनका क्या है। ये तो सही है। सही है सर, ये पूरा एकदम करेक्ट है सर। एक बार फिर सर से पूछ लीजिएगा, है ना? सर आए कि सर रिक्वेस्ट गलती हो गई, पिछले भूल गए थे, नहीं याद आया, ये क्वेश्चन बताइएगा, हाँ, ऐसे करिए। तो देखिए फिलहाल हम लोग फर्स्ट आंसर लगाते हैं, यही सही है। हाँ सर। ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ एक्स विल बी, देखिए एक्स विल नॉट बी रिपेयर्ड, ये नो आया था ना, तो यहाँ ऐसे कर लो, अब सही हो, अब समझ आ जाएगा। यहाँ लिखो, ये नो किसके लिए आया था, रिपेयर्ड के लिए आया था ना, तो यहाँ पे हम करते हैं एक्स विल नॉट बी रिपेयर्ड, एक्स विल नॉट बी रिपेयर्ड इफ एक्स इज सेवरली डैमेज्ड। तो अब करो, अब सही है। हाँ सर है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना, नो ऑटोमोबाइल दैट इज ओवर 10 ईयर ओल्ड विल बी हाँ रिपेयर्ड इफ इट इज हाँ सेवरली डैमेज्ड, तो उसी हाँ को सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में डिवाइड करो पहले। उसको नहीं करना होता। सर हाँ ये जो लास्ट जो प्रेडिकेट होता है ना, अगर दो प्रेडिकेट हो तो हमें, जैसे कि ई वाला अगर वाक्य है तो फिर हमें किस प्रेडिकेट पे नेगेशन लगाना है, मतलब जो शुरू में आता है उस पे हम ये लगाना बताने है। जा रहे थे, नो हॉर्स इज ब्रेव ना, नो हॉर्स, कोई घोड़ा बहादुर नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, कोई बताए? गिवन एनी एक्स, फिर क्या करें? नेगेशन एच एक्स, डी एच। एक्स इंप्लाइज निगेशन बी एक्स, ये हुआ हाँ जी सर। हाँ। सही है ना? तो ये जो प्रेडिकेट है ब्रेव, इसमें लगा है, तो यहाँ पे प्रेडिकेट क्या था, प्रेडिकेट था रिपेयर्ड, ठीक है? देखिए नो ऑटोमोबाइल दैट इज ओवर 10 ईयर्स ओल्ड विल बी रिपेयर्ड, तो ये रिपेयर्ड ये प्रेडिकेट था, इसीलिए हमने इसमें निगेशन लगाया। सर इसमें जो
पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनेगा, वो बनेगा नो ऑटोमोबाइल दैट इज ओवर 10 year old is severely damaged will not be repaired। तो जो विल नॉट बी रिपेयर्ड है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा और उसके साथ नेगेशन आर एक्स लगेगा, ये कंडीशन हो जाएगी। तो फिर ये पूरा का पूरा जो कस्तूरी पूछ रही हैं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या होगा, वो यही होगा ax डॉट ओ एक्स इम्प्लाइज डी एक्स। तो इसको हम उठा लेंगे और फिर बाद में हम उसको प्रेडिकेट के तौर पे रखेंगे और बिल्कुल लास्ट में वो आ रहा है, दो एम्प्लॉइज के बाद, इसलिए बिल्कुल उसको लास्ट में रख रहे हैं। यानी वो ऑटोमोबाइल भी हो, वो 10 year old भी हो और वो सेवरली डैमेज्ड हो, तो वो रिपेयर्ड नहीं होगा, नो लगा हुआ है, बिल्कुल उसमें हम बिल्कुल लास्ट में लगा रहे हैं। तो ये सब कंडीशंस में आ हाँ रही हैं और वो उसका क्या ये बोलते हैं, हिकमत कहलाता है। ये किसी दिन सर से पूछना कस्तूरी, और उसके बाद जब ये सही रहे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ ये सही है, सर सही है। कि आने वाले लोगों अरे को कंफ्यूजन ना हो। हाँ एक एक और क्वेश्चन भी आपने कराया था 19 या 20 वाले पेपर में, जिसमें दिया हाँ हुआ था कि हमने जो अभी अभी हाल हाल में पढ़ा है कि गिवन एनी एक्स और 5x और फिर देयर फोर 5 न्यू हाँ तो हाँ हाँ वो ये वाला भी हमने छोड़ दिया था। अभी वो क्लियर है कि क्या है, वो क्यों न्यू ले रहे हैं हम। हाँ वही तो सही है। उसमें अब जाके आप लोग कमेंट करिए कि उसमें हाँ ऐसा आ ऐसा गया, ये न्यू जो दिया न्यू हुआ आ गया। है। ठीक, जी। तो कमेंट जरूर से करिएगा ना। आइए ये बताइए, हाँ यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन क्या है, कौन सा है? सर ए का 2। कमेंट जरूर करिएगा। एक 2 यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन, देखिए ये हमारे पास एक सेकंड, ये है गिवन एन एक्स 5x, तो एक्चुअली में ये क्या है, प्रोपोजिशन है ना, ये प्रोपोजिशन है। जब हम मान लेते हैं अपने मन में कि हम इसका क्वांटिफायर इंस्टेंसिएशन कर रहे हैं, तो क्वांटिफायर हटा रहे हैं, तो ये 5x होता है। लेकिन ओनली 5x लिखेंगे तो एक्चुअली में ये गलत। प्रोपोजिशनल फंक्शन हो जाता है। तो इसीलिए x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 5 न्यू क्या न्यू लिख देते हैं ना, 5 न्यू। तो इसका ए का दूसरा, क्यों ऐसा ही है ना। हाँ सर। यहाँ पे न्यू क्या है, एक वैयक्तिक नहीं, न्यू एक सिंबल है, इंडिविजुअल सिंबल है। हाँ अचर है, अचर मतलब कांस्टेंट है, इंडिविजुअल कांस्टेंट है, ये एक कंस्टेंट। इंडिविजुअल कांस्टेंट है, यस। तो एक सेकंड मिलाइए। अब और क्या मिला सेकंड को मिलाने, 4। सेकंड को 4। हाँ यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन में ये हो जाता है ना, हाँ सेकंड का 4, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन में क्या करें, सी का फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट। हाँ। और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन में जो बच गया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। यस सर। हाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, कि सर ने लिखवाया था, चूंकि किसी तर्कवाक्य फलन का सर्वव्यापी परिमाणक तभी सत्य होता है जब उस तर्कवाक्य फलन के सभी प्रतिस्थापन उदाहरण सत्य हों। इसीलिए हम अपने अनुमान के नियमों की सूची में यह सिद्धांत जोड़ सकते हैं कि किसी तर्कवाक्य फलन के किसी भी प्रतिस्थापन उदाहरण का उसके सर्वव्यापी परिमाणक से वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार इस नियम को प्रतीकात्मक रूप में ये लिखते हैं, इंग्लिश में भी बोल दें क्या, आप देख लीजिएगा। ये आई एम कॉपी पेज नंबर 71। हाँ सर याद है पेज नंबर, सर कल बताए थे। चलिए पेज नंबर नहीं याद करना है लेकिन इसको किसने दिया था, किसी याद है क्या, इस चारों रूल को? सर उसी देखिए पेज का नीचे उसके नाम है। गिरहार्ड जेंटजन, जी हाँ, गिरहार्ड जेंटजन, GENTZEN, और कौन थे, स्टेनिस्लॉ, STA, चेगोस्की। हाँ स्टेनिस्लॉ, SLAW, हाँ
जेगोस्की, JASKOWSKI। ये कभी पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है कभी, ध्यानते रहना, इन्होंने दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इसका भी कौन सा लगाएं, थर्ड लगाएं। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन P एंड Q आर ट्रू। देखिए P और Q, जहां P और Q क्या लेना है, ट्रू लेना है, एंड R इज फॉल्स, और R को क्या लेना है, फॉल्स लेना है। तो क्या बताना है, अच्छा इसका इसकी वैल्यू बताना है, कर लेंगे, हाँ हाँ सर। ये करके बताएं। वेज निगेशन P, देखिए P की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू लीजिए, इंप्लाइज लगाइए, निगेशन Q की वैल्यू ट्रू है, इंप्लाइज R की वैल्यू फॉल्स है, ये करिए, ब्रैकेट बंद करिए। फिर वेज है, निगेशन P की वैल्यू ट्रू रखिए। देखिए ये है T इंप्लाइज, निगेशन T का क्या हो जाएगा, F वेज F हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ वेज वेज निगेशन T होता है, यहाँ F हो गया ना, ठीक है, T इंप्लाइज F वेज F होता है, ये ब्रैकेट बंद करिए, वेज F लगाइए, फिर T इंप्लाइज F क्या होता है, F होता है, F वेज ये वाला F, तो F वेज F क्या होता है, F होता है, फॉल्स होता है तो आंसर हो गया फॉल्स। चुपचाप बिना कुछ बोले दूसरे लगा दीजिए। सर। तो एक बार वापस ऊपर करिए ना। हाँ नेगेशन कर भी दिए। अच्छे से लिखिए ना, तो डी ये आपने नेगेशन P जाता है। इम्प्लाइज F का अफवेज F कैसे किया? क्या हिमांशी, कौन सा लाइन, कौन सा, इम्प्लाइज सेकंड में लाइन आप जो, भेज कैसे कर दिए? हाँ थर्ड लाइन देखिए, हाँ नेगेशन। थर्ड हाँ लाइन, ठीक है। हाँ हाँ, एफ इम्प्लाइज टू एफ। होगा सर आंसर। हाँ हाँ इम्प्लाइज था ना, हाँ यहाँ इम्प्लाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये इम्प्लाइज था। टू होगा आंसर। हाँ F इम्प्लाइज F है, तो F इम्प्लाइज F क्या ट्रू होता है, F ट्रू ट्रू होता है, ओके हाँ ओके। अब ठीक T है। इम्प्लाइज ट्रू T क्या होता है, मीन्स ट्रू ट्रू होता है। अब ट्रू वेज F क्या होता है, यहाँ अच्छा ट्रू ट्रू होता आंसर है, ट्रू होता है। जी हाँ, सर। जी सर। आपको जी फॉल्स। सर। वाह वाह, हाँ ये सही बात, गलती हो गई, सॉरी, बहुत अच्छे, सॉरी नहीं, हम क्या पता ये भी देख रहे हो ना कि आपको आता ही नहीं पहला सही। हाँ हमने सही करके काट दिया पूरा, मुझे लगा आपका सही है। ना ना ना, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी हो, तो ये ट्रू आएगा, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, पहला लगाइए। आइए, ये आ गया आपका हेत्वाभास। तो देखिए, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, ध्वनि क्या है, ध्वनि शाश्वत है, नित्य है, क्योंकि यह उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न होता है वह शाश्वत नहीं हो सकता ना, तो इसको किससे मिला दें, विरुद्ध, विरुद्ध से। विरुद्ध में, हाँ। अब आइए, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट, स्काई लोटस मतलब आकाश कमल, गगना अरविंद, आकाश कुसुम सुगंधित है, बिकॉज आश्रय। इट, हाँ आश्रय सिद्ध, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर क्या है, ऑल नॉलेज ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, सभी ज्ञेय पदार्थ अग्नि युक्त हैं, हिल इज नोएबल, हिल ज्ञेय है, देयरफॉर हिल इज अ फायरी, तो क्या हो जाएगा, अनूप सर संघारी। बोर्ड, हाँ इसको अनूप संघारी, ठीक है, सही बताइएगा। अब देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट आर इटर्नल, ये ना एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये देखिए, सब विचार तीन तरह का होता है, एक साधारण, एक असाधारण, और एक होता है अनुपसंहारी। अगर यहाँ पे केवल केवल सब विचार दिया होता तो हम लगा देते ना, तो एक्चुअली ये क्या है, ये है साधारण सब, साधारण सब विचार। साधारण सब विचार की पहचान ये है कि इसका कारण बहुत व्यापक होता है, टू वाइड होता है। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि सभी ज्ञेय पदार्थ अग्निमान है, पहाड़ ज्ञेय है, इसलिए पहाड़ पर आग है, तो केवल है ना, तो ज्ञेय पदार्थ अग्निमान है, पहाड़ ज्ञेय है, इसलिए पहाड़ अग्निमान है, तो सभी ज्ञेय पदार्थ मतलब मतलब ये हेतु क्या है, नॉलेज, नोएबल होना है, तो ये
मतलब किसी को भी आप जानते रहिए, नोएबल मतलब वही ना जो जानते रहिए, वहां आग हो सकती। तो ये कारण बहुत बड़ा है, व्यापक है, तो इसलिए इसको ये लगाइए। अनुपसंहारी में क्या हो जाएगा, ऑल ऑब्जेक्ट आर इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, सभी पदार्थ शाश्वत हैं क्योंकि वो ज्ञेय हैं। तो डी का तीसरा लगाइए, आंसर हो जाएगा थर्ड। ये इधर देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। सर अनुपसंहारी को कैसे पता चलता है? अनुपसंहारी में इसमें जो पक्ष होता है, पक्ष मतलब क्या, पक्ष मतलब माइनर टर्म, माइनर टर्म मतलब क्या, वही पक्ष बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं ना। ये क्या होता है, ऑल इंक्लूसिव होता है, सर्वग्राही होता है। तो देखो सभी पदार्थ शाश्वत हैं, है ना, सभी पदार्थ शाश्वत हैं, ऑल ऑब्जेक्ट और इटर्नल। तो जो पक्ष क्या है, पक्ष तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये इंक्लूसिव है, सभी पदार्थों की बात हो रही है, तो ये इंक्लूसिव हो गया ना, मतलब सर्वग्राही हो गया, तो इसीलिए। हाँ, यस सर, यस सर। तो ये विरुद्ध में जो मिडिल टर्म होता है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, व्याघाती होता है। तो मिडिल टर्म साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो इटर्नल और प्रोड्यूस्ड अंतर अलग अलग था। तो इसका तीसरा आंसर, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बोलिए और बताएं। सर विरुद्ध और बाधित में क्या अंतर होगा? विरुद्ध में जो मिडिल टर्म में जो हेतु होता है वो क्या होता है, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, स्वव्याघाती होता है। और बाधित में क्या होता है, जिस अनुमान में बाधित में क्या होता है कि जैसे फायर इज कोल्ड, ऐसे सीधे सीधे कहना, अग्नि शीतल है, ठीक है, अग्नि शीतल है। इसमें क्या है, इसमें जब हमारा अनुमान किसी और प्रमाण से खंडित हो जाए ना, रिफ्यूट हो जाए, जब हमारा अनुमान के अलावा किसी और प्रमाण से खंडित हो जाए तब वो बाधित हो जाता है। जैसे कहते हैं फायर इज कोल्ड, तो लेकिन आप परसेप्शन से प्रत्यक्ष देखते हैं तो कोल्ड होता नहीं, तो ये अनुमान के अलावा किसी और सोर्स ऑफ नॉलेज से, किसी और प्रमाण से ये खंडित हो जा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या है, बाधित है। क्यों जी हाँ, इसमें हेतु के द्वारा यानी मिडिल टर्म के द्वारा, कारण के द्वारा जिस साध्य का प्रत्यक्ष होता है, जिस साध्य को बताया जा रहा है, वो अनुमान के अलावा किसी और प्रमाण से बाधित हो जाता है। इसका दो एग्जाम्पल आता है, एक फायर इज कोल्ड आता है, एक है यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है क्योंकि यह, आगे कुछ भी, यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है क्योंकि यज्ञ स्वर्ग के ही लिए किया जाता है, स्वर्ग का मुझेत, यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है। तो यहां भी यही बाधित होता है। एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में पता पहले चल ही इस सेंटेंस में आपको पता चल जाए कि कुछ मामला गड़बड़ है। और वहां पे क्या है, ध्वनि शाश्वत है, आगे न मत पढ़िए तो आपको पता ही नहीं चले शाश्वत है कि नहीं शाश्वत है, नहीं पता ना। सर यज्ञ और स्वर्ग में क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि मीमांसा में कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग प्राप्त करने वालों को यज्ञ करना चाहिए ना, इसीलिए मतलब यज्ञ स्वर्ग के लिए किया जाता है कुछ। तो ये कई बार पूछा गया है कि इसमें कौन सा हेत्वाभास है, तो यहाँ भी बाधित है। ठीक, जी सर। नहीं समझ आया तो नहीं है। हाँ चलिए, नहीं आया तो फिर पूछिएगा, आज ना पूछने के मन हो तो फिर कभी पूछिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर जीव एज एन अंश आर पार्ट ऑफ ब्रह्म। क्या कह रहे हैं, जीव को ब्रह्म का एक अंश अथवा भाग मानते हैं कौन कौन से लोग? हाँ, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए रामानुज तो कौन सा भाग मानते हैं ना, तो अंश अंशी का संबंध कौन मानते हैं, रामानुज जी तो मानते हैं, पार्ट एंड होल का रिलेशन रामानुज बताइए। भास्कराचार्य का भेद है, जो निम्बार्क का है, इन दोनों का हो जाएगा ए बी, इनका नहीं होगा। ये जीव और ब्रह्म में आइडेंटिकल रिलेशन है, अंश वगैरह का कोई पार्ट एंड होल का कोई संबंध नहीं है। मधुसूदन सर
सरस्वती और विद्यारण्य और श्रीहर्ष का, ये क्योंकि अद्वैत वाले हैं तो आंसर ये बिल्कुल नहीं होंगे। आंसर पहला और दूसरा लगाइए। सर भास्कराचार्य के फिर से बता दीजिए, क्या बोले थे आप? भेदा भेद, भास्कराचार्य का है भेदा भेद। सर ये तो सर निम्बार्क का आचार्य का है ना? हाँ दोनों का है, भेदा भेद या द्वैताद्वैत भी बोलते हैं। जैसे शंकराचार्य का शारीरक भाष्य है, भास्कराचार्य का भास्कर भाष्य है, रामानुज का श्री भाष्य है, रामानुज का श्री भाष्य है, भास्कराचार्य का भास्कर भाष्य है, भास्कर भाष्य। ये वो जो ग्रंथ है ना ब्रह्मसूत्र, उसी पर भाष्य लिखे हैं। निम्बार्क का कौन? हाँ वेदांत परिजात भाष्य है निम्बार्क का। मध्वाचार्य का पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है। चलिए, इतना जानते हो, पूछने के बाद बताते हो। अरे सर देखिए, हाँ ये जो रामानुज है ना, ये दक्षिण में जो बहुत अच्छे गणितज्ञ हुए थे वो है कि अलग है? दक्षिण में नहीं, वो रामानुज तो अभी के हैं ना। ये रामानुज जो हैं ये पुराने हैं, और वो जो आप कर रही है ना, वो आप भारत की महान विभूतियां कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ते थे, चलती थी, पता नहीं चलता ही नहीं, तो वो अभी कंटेम्प्रेरी के हैं वो। रामानुज वो अलग हैं। अच्छा हाँ सर। हाँ, ये रामानुज पैदा हुए थे 1200 के आसपास। कब हुए थे? 1200 के आसपास। शंकर हुए थे 780 ईस्वी, हाँ ना, एडी में ही, ठीक है। और भास्कराचार्य हुए थे 800 के आसपास, 800 ईस्वी। चलिए, वो पुराने वाले भास्कराचार्य बिफोर क्राइस्ट वाले थे। नहीं ये हुए 1000 के आसपास। अच्छा ये, हाँ वो पहले वाले ना। सर वही वो है जो भास्कराचार्य सबसे ना, बड़े हमारे जो हाँ गणितज्ञ हैं, श्रीनिवास रामानुज, यस गुड। सबसे बड़े श्रीनिवास रामानुज अभी के हैं। हाँ रामानुज तो अभी के हैं। अच्छा हाँ। जो गणितज्ञ थे वो अभी के हैं, इसी टाइम के, मतलब ज्यादा कुछ नहीं होंगे। 700 रामानुज 800 साल पहले। विवेकानंद जी के टाइम के हैं, वो विवेकानंद जी के। हाँ वही। चलिए, तो अब आगे बढ़े। अच्छा इन लोगों के बारे में आप जानते हैं थोड़ा बहुत? मधुसूदन सरस्वती कौन है? हाँ सर इन्होंने वो बहुत कठिन लिखी थी ना किताब, उनमें से एक है। हाँ वही हैं। ये मधुसूदन सरस्वती बंगाल के थे, वाराणसी में पढ़ने आए थे। इनके विद्या गुरु का नाम माधव सरस्वती था, जो इनको पढ़ाते थे। तो दीक्षा के बाद दीक्षा गुरु का नाम विश्वेश्वर, मतलब इनके गुरु जी का नाम विश्वेश्वर सरस्वती था, तो इनका नाम रख दिए मधुसूदन सरस्वती, है ना। ये 16वीं शताब्दी के आसपास हुए थे, ठीक है। हाँ इनके जो पुस्तक आप बता रही हैं, कौन थी? अद्वैत कौन थी? सिद्धि, हाँ अद्वैत सिद्धि है, सिद्धांत बिंदु, संक्षेप शारीरक व्याख्या, अद्वैत रत्न रक्षण, वेदांत कल्प लतिका, गीता टीका, प्रस्थान भेद, ये सारे इनके किताब हैं। तो आपको सब नहीं याद रखना है, अद्वैत सिद्धि याद रखिए, ठीक। इनकी एक पुस्तक और अभी पूछी गई थी ऊपर, किसी एक पेपर में, वहां पे क्या पुस्तक था इनका? किसी को याद आए तो बताइएगा। चित्त सुख थी क्या वो? सुख, वो तो चित्त सुख ठीक है। चलिए बताइए, ये कौन है? इनको बताइए। विद्याराणी को कौन है? देखिए इनका नाम माधवाचार्य भी था ना। विद्याराणी की पुस्तक का नाम है पंचदशी। एक्चुअली में ये जो आप हरिहर और बुक्का स्थापना किए थे विजयनगर की, तो यही इन्हीं के नेतृत्व में ना, तो ये मंत्री थे उन लोगों उनके, ठीक है। तो इनकी भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे पंचदशी, विवरण प्रमेय संग्रह, अनुभूति प्रकाश, अपरोक्षानुभूति टीका, जीवन मुक्ति विवेक, इनके कई सारे ग्रंथ हैं। तो ये विद्यारण्य पंचदशी। और कौन बच गए? श्रीहर्ष जो हैं,
ये संस्कृत साहित्य में भी इनका एक कवि हैं और वेदांत के बहुत अच्छे आचार्य हैं। इनकी पुस्तक का नाम है खंडन खंड खाद्य। इसी को बोलते हैं अनिर्वचनीय सर्वस्व। खंडन खंड खाद्य का एक नाम है अनिर्वचनीय सर्वस्व। तो इनके और भी ग्रंथ हैं, नैषधीय चरित्र, अर्णव वर्णन, शिव भक्ति सिद्धि, छिंद प्रशस्ति, विजय प्रशस्ति, छोड़ दीजिए बाकी। तो आगे बढ़े, पहला आंसर हो जाएगा, है ना? ठीक, आइए तो आंसर लगाइए ए और बी। ये सुरेश्वराचार्य कौन थे, याद है क्या? मंडन मिश्र। हाँ, मंडन मिश्र। देखिए, ये मंडन मिश्र पहले तो ये मीमांसक थे, कुमारिल के शिष्य थे और शंकराचार्य से इनका रेवा नदी किसको कहते हैं? नर्मदा कोई कहते हैं ना, महिष्मती के निकट महिष्मती साम्राज्य था। हाँ, तो ये शंकराचार्य ना इनको शास्त्रार्थ के लिए मतलब वहां जा रहे थे, ये मालवा के मैदान में है ना, यहाँ पे रिवर। तो किसी से पूछा इन्होंने कि बताइए उनका घर कहाँ है, किसका? मंडन मिश्र का। तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि आप चलते जाइए, ऐसा कोई घर मिले जहां स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण, वेदों के संबंध में, कर्म फल की मीमांसा के संबंध में, जगत की नित्यता और अनित्यता के संबंध में व्याख्यान करती हुई मैनाएं या तोते जहां जिस द्वार पर मिले, आप समझ जाइएगा कि वही है मंडन मिश्र का घर। चलिए आगे बढ़ते। सर ये महेशमती महेश्वर को कहा जाता है, जहाँ पर एक उज्जैन के पास की जगह है। हाँ, अब आइए ये मिलाइए, क्या होगा? अनित्य भेदाभेद। ये महेशी से मिथिला के आसपास पड़ता है ना सर, ये बिहार में? अरे वो नहीं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश में है। चलिए, अनित्य भेदाभेद ये श्री चैतन्य का है ना, श्री चैतन्य है। भेदाभेद, भेदाभेद किसका है? भद्र प्रपंच का है, ठीक है। और ये स्वाभाविक भेदाभेद, स्वाभाविक भेदाभेद हो जाएगा यादव प्रकाश का, और अभेद हो जाएगा इनका काश कृत्सन का, काश कृत्सन, ठीक है। आंसर कौन सा लगाइए? फर्स्ट। हाँ, ये वेदांत स्कूल का नाम जानते हैं या सुनते हैं, लेकिन उसका आचार्य अभी अभी सुने हैं। हाँ, इसे किसका नाम जानना है? ओ, फर्स्ट थर्ड उसको बता दीजिए। सर इसमें हर बार कोई नए नाम आ जाते हैं। हाँ, ये तो दिक्कत है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन हम आपको, नहीं इतने में हो जाएगा। इसमें आप बहुत सारा कुछ जानते हैं। भेदाभेद का भेदाभेद जो भद्र प्रपंच आया हुआ क्वेश्चन है, और ये अनित्य भेदाभेद भी आया हुआ है। अगर आप दो जानते रहेंगे तो कर लेंगे। ये जो अभेद वाले हैं कृष्ण, ये एक्चुअली में शंकराचार्य के जो पहले आचार्य हुए, शंकराचार्य के जो पहले बहुत लोग हुए उनमें आते हैं। तो इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इनके संबंध में कहा जाता है कि ये पूरी तरह से विशुद्ध वेदांती थे, अद्वैत, है ना। ब्रह्मसूत्र के सम्मान में इन्होंने कुछ कार्य किया था, लेकिन उपलब्ध नहीं है। तो शंकराचार्य के पहले बहुत सारे लोग हुए, जैसे वादारी, एक है कशलार्जिनी, आत्रेय, औडुलोमी, आस्मराथ, काशकृत्सन, जैमिनी, काश्यप, ऐसे अनेक विचारक हुए, और इन सभी के विचारों को वादरायण ने संकलित करके ब्रह्मसूत्र लिख दिया, बस। ये सब ऋषि थे सर, ये ऑडुलोमी हाँ हाँ हाँ, श्री चैतन्य तो सर वो है चैतन्य महाप्रभु। हाँ, उन्हीं के संप्रदाय से। इसका पहले फर्स्ट होगा। ढोलक बजाते बजाते बेहोश हो जाते थे। नहीं, ये बंगाल के श्री चैतन्य है, बलदेव चैतन्य। ये हो सकता है। भगवान एक भगवान श्री चैतन्य से कृष्ण, देख के हम आंसर लगाए थे। सर भगवान हाँ? श्री कृष्ण की शाखा से इन्होंने ही ना अचिंत हो जाए, हाँ, ऐसा कहते हैं कि सर मतलब भक्ति में इतना डूब जाते थे कि अचिंत हो जाते थे, बिल्कुल बेहोश। ठीक, हाँ, आगे बढ़े।
इस्कॉन के गुरु है ना ये? इन्हीं को मानते हैं इस्कॉन वाले। अच्छा। हाँ हाँ इस पर बिल्कुल। वो सर शायद वो ओके। वैष्णव भजन है ना, वो वाला भी शायद इन्होंने ही गाया ना, जो गांधी जी गाते थे। वैष्णव जी पीने के ये पीर पराई जाने रे। ये ये कोई और बंगाल लिखा था वाले हमें लगता है। हाँ, वो अलग है, ये बंगाल वाले थे, वो गुजराती सॉन्ग है, वैष्णव वो जन कोई तो और लिखा देव। था। हाँ। अच्छा। आइए, विच अमंग द फॉल विच हाँ, पहले से देखिए, थर्ड ऑप्शन का बता दीजिए ये क्या है? स्वाभाविक भेदाभेद क्या है? स्वाभाविक भेदाभेद ये एक्चुअली में यादव प्रकाश रामानुज के पहले आते हैं, तो इनका है। इस और ज्यादा कुछ है नहीं, बस जानती रहो स्वाभाविक भेदाभेद इनका है। हाँ सर। और हाँ, कुछ लोगों पर लिखना चाहो तो और लोगों पर लिखवा दें कौन कौन है ना। हाँ हाँ, एक है। अच्छा, भेदाभेद जानते हैं, विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत जानते हैं, और एक नहीं है नहीं, हम जानते अविभाज्य। नहीं, आप बोल दीजिए ना सर। अच्छा, एक बार बोल देते हैं हम। देखिए, अद्वैत के शंकराचार्य हो गए, भेदाभेद के भास्कराचार्य हो गए, विशिष्टाद्वैत के रामानुज हो गए, द्वैत के मध्वाचार्य हो गए, द्वैताद्वैत कहिए, भेदाभेद कहिए, निम्बार्क हो गए, शैव विशिष्टाद्वैत श्री कंठाचार्य हो गए, वीर वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति आचार्य हो गए, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, अविभागाद्वैत विज्ञान भिक्षु, अचिंत्य भेदाभेद बलदेव स्वामी। हाँ सर, थैंक यू। Which among the following correctly describes आलय विज्ञान, स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, अकॉर्डिंग टू लंका अवतार सूत्र? तो लंका अवतार सूत्र के अनुसार आलय विज्ञान का निरूपण कौन सही तौर पर किया गया है? तो देखिए, पहला है इट इज एन इवर चेंजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यह चेतना का एक सतत परिवर्तनशील प्रवाह है। दूसरा है इट इज बियॉन्ड ऑल द प्लूरैलिटी ऑफ इमेजिनेशन, यह कल्पना की सभी बहुलताओं से परे है। यही दूसरा आंसर होगा। आलय विज्ञान में निर्विकल्प अद्वैत, निर्विकल्प अद्वैत चैतन्य, सविकल्प और संकल्पात्मक हो जाता है। ये जानते हैं ना, ये बुद्धिज्म से है, इसका दूसरा आंसर है। हम्म। आगे बढ़े। जी सर। आइए, which one of the following is not a correct description of अपूर्व according to पूर्व मीमांसा? पूर्व मीमांसा स्कूल के अनुसार अपूर्व का सही विवरण नहीं है, नॉट करेक्ट। देखिए, इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कर्म, यह कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है। इट इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, यह वैदिक अनुष्ठानों के आयोजन में से संबंधित है। इट इज द कॉजल पोटेंसी इन द एक्ट विच लीड्स एन एक्शन टुवर्ड्स इट्स फ्रूट्स, यह कार्य में कारण सामर्थ्य जो कार्य को उसके फल की ओर अग्रसर करता है। ठीक है। इट इज द शक्ति और कॉजल पोटेंसी ऑफ गॉड हु बिस्टॉव्स फ्रूट्स ऑफ एन एक्शन, यह शक्ति अथवा ईश्वर का कारण सामर्थ्य है। तो ईश्वर की बात तो होती नहीं, गलत हो जाएगा ना, ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। यह शक्ति ये एक्चुअली में जड़ है, अपूर्व है ना, तो ईश्वर की भी इसमें बात नहीं होती, तो इसलिए इसका फोर्थ लगाइए, बाकी सब सही है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। सर ये दूसरा। वैदिक अनुष्ठानों के आयोजन से संबंधित है,
जब आप वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो आप कोई कर्म करते हैं, जब आप कर्म करते हैं तो उसका कलेक्शन कहाँ पे अपूर्व में होता है, फिर आपको वही फल देता है। तो भी कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग से यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, तो वैदिक अनुष्ठान करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। तो इस आयोजन करेंगे तो एक वो भी एक तरह से कर्म कांड है ना, क्रिया कर्म, तो कर्म कांड की मीमांसा में बात होती ही है। जी सर। चलिए ये देखिए, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये मिला दीजिए। कौन सा हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, ये तो होगा ही सर। तत्त्वमसि देखिए छंद सीधा सीधा मिला दीजिए। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद, अहम आत्मा ब्रह्म ये मांडुक्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद के सामने आप लिख लीजिए सामवेद, ये सामवेद से संबंधित उपनिषद है। यहाँ पे लिखिए आप यजुर्वेद, ये यजुर्वेद, आपको वेद भी याद रहना चाहिए, यजुर्वेद पूछा गया है। और ऐतरेय उपनिषद यहाँ पे लिखिए आप ऋग्वेद, ऋग्वेद ऋग्वेद। और मांडुक्य उपनिषद यहाँ पे लिखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद। और कुछ लिखना चाहें तो ये जो पहला तत्त्वमसि है, तत्त्वमसि इसके बगल में ही लिख लीजिए उपदेश वाक्य। क्या है? उपदेश वाक्य। और अहम ब्रह्मास्मि ये अनुभव वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि यहाँ पे लिखिए अनुभव वाक्य, अनुभव वाक्य। प्रज्ञानम ब्रह्म है, इसको लिखिए लक्षण वाक्य, लक्षण वाक्य। और अयम आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये लिखिए अनुसंधान वाक्य। आंसर लगा दीजिए कौन सा? दूसरा। ठीक, चलिए। यहाँ सर अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मम ब्रह्म, इसमें क्या अंतर है सर? मैं थोड़ा समझ नहीं पा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। यानी दूसरे की परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। यह आत्मा जो है आत्मा, वही। यानी स्वयं अपने और की दूसरे आत्मा सब को के बारे कह में, रहे स्वयं अपना भी दूसरा भी। हैं? जी सर। यह आत्मा यह है तो अपना ही होगा। आइए, क्या है द टर्म त्रयी, त्रयी इन कौमुदकी नीति शास्त्र, तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद हो जाता है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पहला। ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ न्याय बिंदु, न्याय बिंदु के ऑथर कौन है? अन्नम भट्ट या दिग्नांग सर? देखिए भूल रहा है एक्चुअली में ना न्याय बिंदु हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। न्याय बिंदु धर्म कीर्ति की किताब है। अब ये ऊट पटांग काम कर रहे हैं पेपर बना के, तो हम क्या करें? तो यहाँ पे लिख लीजिए, आंसर दिया है दिग्नांग, यहाँ पे लिख लीजिए काट के धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति की कौन कौन सी किताबें हैं? धर्म कीर्ति की हैं प्रमाण वार्तिक, प्रमाण विनिश्चय, न्याय बिंदु, हेतु बिंदु, संबंध परीक्षा, वाद न्याय, प्रमाण वार्तिक, संबंध परीक्षा। हाँ ये तो बोल दिए थे, तो ये सारी चीज है ना। ठीक है। चंद्र और दिग्नांग क्या? सर एक धर्म कीर्ति है, एक चंद्र कीर्ति भी है। हाँ, एक धर्म कीर्ति है, एक चंद्र कीर्ति है। धर्म कीर्ति बौद्ध विज्ञानवादी हैं और चंद्र कीर्ति शून्यवादी हैं, बौद्ध शून्यवादी ना। ठीक जी।
हाँ चल- चलिए, दिग्नांग जो हैं इनकी पुस्तक क्या है, प्रमाण समुच्चय। देखिए ये जो लिखा है इनकी पुस्तक है प्रमाण समुच्चय। प्रमाण समुच्चय वृत्ति, न्याय प्रवेश, हेतु चक्र निर्णय, प्रमाण शास्त्र, न्याय प्रवेश, तो ये सब दिग्नांक की हैं। आप दिग्नांक की केवल प्रमाण समुच्चय याद रखिए, पर्याप्त है। आगे बढ़े। केशव मिश्र आप बता रहे थे, केशव मिश्र की है तर्क भाषा, न्याय के हैं ये। अन्नम भट्ट की क्या है, अन्नम भट्ट की किताब नहीं पता, तर्क संग्रह किसकी है? अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह, जी सर। हाँ, अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह है। अब आकृति, अब कीर्ति, कीर्ति से तो यहाँ फिर और भी सोचो, तर्क संग्रह, एक है अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह किसकी है? लौंगाछी भास्कर ना, जी जी जी। लौंगाछी भास्कर। चलिए, आपको लाइट वेट में ये सारी किताबें मिलने वाली हैं। जितना संग्रह से नाम है वो सब एक साथ, जितना तर्क से नाम है वो सब एक साथ, जो न्याय से नाम है वो सब एक साथ ना, वो निवेशक देंगे आप सबको। तो लेकिन डेली डेली वो करते जाइएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा तो और उस तो प्रॉब्लम होगी। डेली डेली सुनते जाइएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा चाहे तो। आइए, arrange the elements of the causal wheel of dependent origination of sequential order। सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सदातन, ईश्वर, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, क्या होगा? माफ कर देते हैं सर इसको। हाँ, इसको माफ कर देते हैं, इसको पहला लगा दीजिए ना। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, देखिए ये सदातन मनन को शामिल कर 6 इंद्रियां। संस्कार क्या है? कर्म बलों का प्रभाव। तृष्णा क्या है? इंद्रिय भोग की प्यास। भव क्या है? जन्म लेने की ऐसना। तो इसका पहला लगाइए। चलिए ठीक है, अब आगे करते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ काइंड्स ऑफ साइंसेज अरिस्टोटल कैटेगरीज इन मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में अरस्तु द्वारा वर्गीकृत विज्ञानों के प्रकार के विषय में कौन सा सही है? देखिए, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर आर प्रोडक्टिव साइंस, तो ये बिल्कुल सही है, प्रोडक्टिव साइंस में आता है। स्ट्रेटेजी एंड रिटोरिक आर थियोरेटिकल साइंस। देखिए, स्ट्रेटेजिक यानी रणनीति और अलंकार शास्त्र थियोरेटिकल साइंस है, गलत है। ये भी प्रोडक्टिव साइंस है, तो ये दूसरा गलत हो गया। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर प्रैक्टिकल साइंस। हाँ, ये नीति शास्त्र और राजनीति व्यवहारिक विज्ञान है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड थियोलॉजी आर थियोरेटिकल साइंस। हाँ, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा क्या? जी सर। हाँ, देखिए, लॉजिक को आर्गनान बोलते हैं। 4 टाइप्स का कैटेगरी करते हैं। लॉजिक को आर्गनान बोलते हैं। दूसरा है थ्योरेटिकल साइंस, थ्योरेटिकल साइंस को थियरिया बोलते हैं। फिर है प्रैक्टिकल साइंस, प्रैक्टिकल साइंस को क्या बोलते हैं? और टेक्निकल, ये प्रोडक्टिव साइंस को टेक्निक बोलते हैं ना। हाँ, और प्रैक्टिकल साइंस को प्रैक्सिस बोलते हैं। प्रैक्सिस ये आया हुआ है, हम लोग देखे थे। आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा बी, हटा दीजिए। यहाँ पे सैद्धांतिक विज्ञान काट के कर लीजिए उत्पादक विज्ञान, प्रोडक्टिव साइंस, तो सही हो जाएगा। बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। Which among the following in the accordance with Plato's conception of virtue and knowledge in the Meno? मेनो में प्लेटो के सद्गुण और ज्ञान की संकल्पना के अनुसार, देखिए, वर्च्यू कैन बी टॉट इन द प्रेजेंट लाइफ। वर्तमान जीवन में सद्गुणों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो ये प्लेटो नहीं कहते, ये बात कहते हैं सुकरात। सुकरात कहते हैं और सद्गुण को गेन किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। देखिए, बाकी ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल कैन नॉट बी टॉट इन द प्रेजेंट लाइफ। ये बिल्कुल सही है कि वर्तमान जीवन में शुभ और अशुभ का ज्ञान पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो रिकलेक्शन है, वो अनुस्मरण से आता है, वो पहले से ही है हमारे दिमाग में। तो ये सही हो जाएगा। द नॉलेज कैन ओनली बी रिकवर्ड बाई रिकलेक्शन। हाँ, ज्ञान को केवल स्मृति से ही प्रतिलब्ध किया जा सकता है। रिकलेक्शन मतलब हमारे अंदर पहले से कलेक्ट है ना, ये रिकलेक्शन को अनुस्मरण लिखा गया है हिंदी में। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखा होगा। वर्च्यू कैन ओनली बी रिकवर्ड बाई रिकलेक्शन। सद्गुण केवल रिकलेक्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी सी डी। बी सी डी। देखिए, ये जो मीनो है, इसमें एनालिसिस की बात होती है, कि इसमें बात आती है किसी चीज का हम एनालिसिस कर नहीं सकते। अगर एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अर्थ को जानने के लिए। तो जब पहले से ही
उसका अर्थ उसी में है तो एनालिसिस करने की जरूरत क्या है, और नया अर्थ नहीं निकलता तो फिर एनालिसिस करने की जरूरत क्या है। तो ये मीनो का पैराडॉक्स भी कहा जाता है ना। ये बंगाल में एक बार ऐसे प्रश्न आया था कि मीनो का पैराडॉक्स किसका है, प्लेटो का है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा ना। आपको बता दें क्या कि कौन सा प्रश्न आया था। हाँ सर, बता दीजिए। सर मेरा यहाँ एक डाउट है कि जो वर्तमान जीवन में सद्गुणों को पढ़ाया जा सकता है, अगर ये अरस्तु सुकरात ने कही बात है तो उसको मीनो में तो प्लेटो ने ही डाला है ना। देखिए क्वेश्चन ये था, आपके पास आना है। प्लेटो हैज अ कंसेप्शन ऑफ नॉलेज एज इनेट विच इज रिमेम्बर्ड और रिकलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस। दिस रेज अ पैराडॉक्स नोन एज मीनोज पैराडॉक्स विच इज। तो मीनोज का पैराडॉक्स क्या है, यही यही इसका क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हम आपको बोल देते हैं ना। इसका आंसर है हाउ एनीवन कैन रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन विदाउट द प्रियर नॉलेज ऑफ द आंसर। तो ये बंगाल के सेट में आया हुआ है। ये कब का पेपर है, 23 का पेपर है, 25 हाँ 23 का पेपर है। आप देख लीजिएगा क्या देखते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला ऑप्शन है इसमें दिखाइए थोड़ा हिंदी में। वर्तमान जीवन में सद्गुणों को पढ़ाया जा सकता है, जैसे ये बात सुकरात ने कही, लेकिन कॉन्टेक्ट प्लेटो और मेनो से दिया गया है, तो हम इसको कैसे वहां आइडेंटिफाई करेंगे, जबकि तीनों ऑप्शन तो ज्यादातर प्लेटो ने ही सुकरात की बातों को कहा है। पढ़ाया जा सकता है मतलब एक तरह से ये अनुभववादी दृष्टिकोण है कि आपको गेन कर रहे हैं। सुकरात का जो मिडवाइफरी मेथड है ना, जो वार्तालाप के द्वारा सत्य का ज्ञान कराया जाता है, तो बोल बोल करके क्वेश्चन पूछ करके आपको सत्य बता देते थे ना, ऐसे ही चलते फिरते। लेकिन प्लेटो के रेफरेंस में क्या है, ये प्लेटो क्या है कि हम कुछ, प्लेटो कहते हैं कि एक्चुअली में हम जिस जगत से आए हैं, आइडियाज प्रत्ययों की जगत से, वहां सब कुछ हम जानते हैं, वो धूमिल हो गई हैं। तो एक्चुअली में हमारे अंदर सब कुछ है। हम पढ़ाया उढ़ाया सिखाया विखाया नहीं जा सकता, हम पहले से जानते हैं, बस उसको हम रिकलेक्शन के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं बस। ठीक है, नया कोई हमको बता दे तो पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी ना आंसर लगा पाएंगे। ये प्लेटो के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ओके सर। कोल्ड मीन्स ओनली नॉट हॉट। कोल्ड मतलब शांत का आशय केवल गर्म नहीं। एंड डार्क मीन्स ओनली नॉट लाइट, और अंधेरे का मतलब केवल प्रकाश नहीं। द वन इज टू बी कंसीव्ड एज मटेरियल एंड एक्सटेंडेड। तो कह रहे हैं वह एक को जड़ एवं विस्तारित स्वरूप समझा जाना चाहिए। एक ही है ना। शीत का आशय केवल उष्ण नहीं, एवं अंधेरे का आशय केवल प्रकाश नहीं समझा जा सकता है। वह एक को जड़ एवं विस्तारित स्वरूप समझा जाना चाहिए। मतलब सत्य एक ही है, वही जड़ है, वही चेतन है, वही विस्तार है, वही थॉट है। तो हम कभी बात किए थे कि इंडियन पार्मेनाइडीज शंकर, तो शंकर भी अद्वैतवादी हैं वो, और कौन से पार्मेनाइडीज ना बुद्धिवादी हैं ये। जी सर। हाँ, मतलब सत्य एक ही है। कोई चीज शीत ठंडा है तो इसका मतलब केवल उष्ण नहीं है, है ना। उसमें दोनों चीजें हैं, सब कुछ है। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग फिलोसफर्स ऑफ द Milesian school held that all things come from a single primal substance। कौन माइलेशियन से संबंधित है? कौन कहते हैं कि सभी वस्तुएं एक चीज से, एक आदि पदार्थ से बनी हैं। तो देखिए, सभी चीजें एक ही चीजों से बनी हैं। देखिए, थेल्स जल होता है, एनर्जी क्या होता है, एपिरान ना। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। हाँ, पाइथागोरस नहीं होंगे। माइलेशियन स्कूल में यही 3 आते हैं, थेल्स, एनर्जीमेनिज का एयर है, थेल्स पार्मेनाइडीज ये भी नहीं है, हेराक्लाइटस नहीं है। तो पहला आंसर लगाइए, ठीक है।
कौन से दार्शनिक का यह कहना है कि सभी वस्तुएं एकल एक आद्य पदार्थ से आती हैं? आइए, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल इंडियन थिंकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। क्या हो जाएगा? सर हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं ना, किसी बेसिस पे हाँ, आप लगाते हैं, ये बता दीजिए ना। इसमें सबसे पहले कौन आए? इंडियन आइंस्टीन, नागार्जुन, पहली शताब्दी में ना, गौड़पाद, शंकर। हाँ, नहीं, ये गौड़पादाचार्य नागार्जुन के बाद आए। हाँ, अरे ये बिल्कुल हम इनको बताए फर्स्ट सब सेंचुरी में ना। और शंकर कब आए थे? 788, 788 में। इनके गुरुजी थे, तो इनसे अनुमान ही कर लो कितने साल बड़े रहे होंगे। 500 साल। तुम्हारे दादाजी कितने बड़े हो सकते हैं तुमसे? 50 साल। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि ये जो वेदांत परंपरा है ये बौद्ध परंपरा से बहुत बाद की परंपरा है। बौद्ध परंपरा जो है वो वैदिक परंपरा के बाद ही शुरू हो जाती है। हाँ, तो इसलिए ना, तो ये बाद में आए। फिर उसके बाद मध्व है, फिर वल्लभ है ना। मध्व का जो टाइम है वो 1300 ईस्वी के आसपास है। जो वल्लभ का टाइम है वो 1500 ईस्वी के आसपास है। ये तो चाहे लिख सर लो नागार्जुन साफ। फर्स्ट। नागार्जुन फर्स्ट, हाँ। हाँ, हम्म, बुद्धिस्ट है ना हाँ, भाई। हाँ। वेदों के बाद बुद्ध आए, फिर बुद्धों का जो है अंत यहीं से तो शुरू एग्जैक्ट होता है। लिखना हो तो 175 ईस्वी ना, नागार्जुन। वसुबंधु का लिखो तो 400 ईस्वी वसुबंधु का। और कौन थे? दिंगनांग का 425 ईस्वी। और उसके बाद धर्मकीर्ति का, इनके बाद 600। चलिए, तो पहले नागार्जुन है, नो प्रॉब्लम। ठीक। हाँ सर। जी सर। हम्म, आंसर सीधे सीधे लगाइए, ABCD। सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमंग द 3 लॉज ऑफ थॉट। कौन सा विचार के 3 नियम हैं? क्या होगा? ACD थर्ड ऑप्शन। हाँ, थर्ड। देखिए, सर आज हमने आप एक क्वेश्चन। ग्रुप में एक भेजे थे ना। हाँ, वही है क्या ये भी? ACD। नहीं, हम 9 बजे क्लास में आएंगे, जिसी को ना आए। नहीं, वो 9 बजे नहीं, वो बहुत पहले का क्वेश्चन बनाया था। तो उस समय हम 9 बजे पढ़ाते थे रात को। तो इसीलिए बनाए थे कि आप, ये 2 साल पहले की बात थी वो। तो ये ACD फिलहाल इसका लगाते हैं। तो उसमें ये था कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी है, उसी को लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन भी कहते हैं। व्याघात और अव्याघात दोनों एक ही बात है। तो ACD हो जाएगा, है ना। हाँ सर। हम्म। सर ये बी वाला क्यों नहीं होगा, रिलेटिविटी? और नहीं अरे होगा तो नहीं, वो विचार के 3 हमारे नियम है। आपके पास सर की बुक है कि नहीं? पेज नंबर 317 जल्दी खोलिए। गुरुदेव अविनाश तिवारी सर की बुक पेज नंबर 317 पे देखिए क्या लिखा है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। उसको कैसे बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी को P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज P। ये इसका सिंबल ये है। और व्याघात का नियम यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इसका सिंबल है पी P निगेशन V डॉट निगेशन P। एक्सक्लूडेड मिडल का क्या है? P पी वेज निगेशन P। हाँ ये सर, ये टोटोलॉजी होते हैं। हाँ, बेसिक चलिए। फंडामेंटल लॉज। यस यस यस, बहुत अच्छा। तो नहीं आ रही थी। चलिए, खैर, माफ जी कर दिया सर, जाता है आपको। अब ऐसी गलती मत करिएगा फिर, नहीं। बहुत याद धन्यवाद। रखिएगा। कुड आई से टू माई सेल्फ दैट एवरी वन मेक अ फॉल्स प्रॉमिस वेन ही इज इन डिफिकल्टी फ्रॉम विच ही अदरवाइज कैन नॉट escape। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या मैं स्वयं से कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति को मिथ्या वचन दे देना चाहिए जब वह ऐसी मुसीबत में हो जिससे वह बच नहीं सकता? I cannot, that means can't. हाँ। हाँ, इसे ट्रिक आशुतोष भाई हमको पहले बताना था। हम्म, आई कैन नॉट मीन्स कांट। ये कांट हो जाएंगे, ठीक। तो और करना है?
नहीं सर। तो आपके भी 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करिएगा। हम आपके टिप्पणी का इंतजार करेंगे और करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।